सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज ऐसा कोई टॉपिक या विषय लेकर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हम लोग एक रैंडमली बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बातचीत करते करते कोई अच्छी बात निकल आती है। मेरे साथ तो अधिकतर होता है कि मैं अकेले में जब सोचते रहता हूँ, सोचते सोचते कोई ऐसा पॉइंट निकल कर आ जाता है जो ऐसा लगता है कि फिर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, या फिर उससे जुड़ी हुई बातें और दिमाग में आती है, तो फिर वो एक टॉपिक बन जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि आज बात करते करते ही देखा जाए कि कुछ निकलता है क्या। तो अभी जो चल रहा है उससे ही संबंधित हम लोग बात करेंगे। तो अभी बामसेप की अगर बात करें तो पूरे भारत में बामसेप के कार्यक्रम बड़ी तेजी से चल रहे हैं, और वैसे तो साल भर ही चलते हैं, लेकिन इस अक्टूबर महीने की अगर बात करें तो मैं देख रहा हूँ कि जो बामसेप और उससे भारत मुक्ति मोर्चा है और उससे जुड़ी हुई जो ऑफशूट विंग्स है, उनके राज्य अधिवेशन, जिला अधिवेशन पूरे भारत में चल रहे हैं। इसके अलावा जिन राज्यों के बामसेप के राज्य अधिवेशन रह गए, वो राज्य अधिवेशन भी हो रहे हैं, ऑफशूट विंग के भी हो रहे हैं। तो लगातार ये काम चल रहा है। और इसके पहले फिर कार्यक्रमों के अलावा फिर जो मैदान में संघर्ष करने वाली बात है, तो वो संघर्ष भी चल रहा है। वाराणसी में रैली हुई, काशी मथुरा में रैली हुई, ये काशी मथुरा बौद्धों की है। और उसके बाद में महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बंद हुआ, जो मराठा आरक्षण को लेकर लाठीचार्ज हुआ था, उसको लेकर, शिक्षा के निजीकरण को लेकर। यानी कि एक तरफ प्रबोधन का कार्यक्रम भी चल रहा है, दूसरी तरफ मैदान की लड़ाई भी चल रही है। तो जो भारत के जो लोग हैं, आम जनता है, बहुजन समाज के, उन्होंने बामसेप के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। जो आंदोलन में शामिल रहे उनको धन्यवाद देना चाहिए। कार्यक्रम भी ले रहे हैं, फंडिंग भी निकाल रहे हैं, उसके बाद में सड़क पर लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और राहत इंदौरी साहब कहते हैं, और क्या क्या करें बताइए, जहर भी पी ले, अमृत भी पी ले, और अच्छी लाइनें उनकी वाली, बताओ और क्या क्या करना है। तो सब काम जो है बामसेप के जो लोग हैं वो 2 दिन जगह क्या कई क्षेत्र में लगातार लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो अभी पूरे भारत में यही चल रहा है। फिर इसके बाद में अभी हैदराबाद में डीएनए कॉन्फ्रेंस हुई। फिर अभी ये कार्यक्रम तो हुए, अभी वर्तमान में भी चल रहे। फिर 26 नवंबर का दिल्ली में चुनाव आयोग को घेराव करने का मामला खड़ा कर दिया। अब देखिए 26 नवंबर को दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर ये मामला होगा, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी उस ईवीएम से त्रस्त है। तो उसके ऊपर तो मैं खैर अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो तो अच्छा चैप्टर है। और सब लोगों से हम लोग रिक्वेस्ट भी करेंगे कि भाई 26 नवंबर को आप आइए। अब ये जो चल रहा है, तो इससे ऐसा लगता है कि ये जो है ब्राह्मणवाद के ऊपर बमबारी हो रही है। अब ये जो चल रहा है ना, और अभी आप देख रहे होंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है। उन्होंने एक साथ 5000 रॉकेट डाल दिए थे। तो वहां पर हिंसा का सहारा लेकर हथियारों का उपयोग किया जा रहा है, बमबारी की जा रही है। लोकतंत्र में विचारों का सहारा लेकर बमबारी की जाती है, तो उसे विचारधारा की बमबारी कहते हैं। अब ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं ना, ये बमबारी है, लेकिन इसे लोकतांत्रिक बमबारी कहा जाएगा। ये लोकतांत्रिक बमबारी है, जो विचारधारा के बम गिराए जाते हैं कार्यक्रम ले लेके। फिर उस कार्यक्रम में जो लोग आते हैं वो फिर उसको आत्मसात करते हैं, उस विचार को लेते हैं और फिर अपने क्षेत्र में काम करते हैं। तो बमबारी तो हो रही है, तो ये लोकतांत्रिक बमबारी है। तो इससे पूरे देश में जो माहौल है, जो कि कार्यक्रम हर फील्ड में, हर मतलब जो क्षेत्र होते हैं, एक मनुष्य जो जीवन जीता है उसके जो अलग प्रोफेशनल क्षेत्र होते हैं, सोशल क्षेत्र है, आपके लाइफ के क्षेत्र है, तो वो सारे क्षेत्रों में ऑफशूट विंग बनाकर धीरे धीरे उधर जा, चाहे मेडिकल का एसोसिएशन हो, वकीलों का संगठन हो, इंजीनियरिंग का हो, विद्यार्थी का हो, तो जितने भी है सारे फील्ड में जाते जा रहे हैं। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जो युद्ध होता है ना, तो उसमें सुरंग खोदी जाती है, और फिर सुरंग खोद के फिर उनके महल तक पहुंचा जाता है, और फिर महल पे हमला होता है। तो लोकतंत्र में ये जो संगठन जो अलग अलग फील्ड में, यानी प्रोफेशनल क्षेत्र के हो, सामाजिक क्षेत्र के हो, या राजनीतिक क्षेत्र के हो, धार्मिक क्षेत्र के हो, तो ये जो अलग अलग ऑफशूट विंग बनाई जाती है, एक तरीके से सुरंग है, जो फिर आरएसएस के महल, आरएसएस का जो महल है, तो फिर वहाँ
जैसे 6 अक्टूबर को गए थे, प्रोटेस्ट मार्च किया था, तो ये सारे मिलकर फिर वहाँ प्रोटेस्ट मार्च करते हैं। तो अभी तो एक इंटरव्यू आया था, तो उसमें एक लड़की ने मेश्राम साहब से पूछा कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि भाई मुसलमान भी हमारे भाई है। तो मेश्राम साहब ने कहा कि आपको ऐसा लगता है कि उनका विचार बदल गया है आरएसएस वालों का या मोहन भागवत का? तो लड़की चुप थी। फिर मेश्राम साहब आगे कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ को पुंगरी में कितना भी डालो वो पुंगरी टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती बोले। तो इतना खतरनाक बोलते हैं, तो समझ में नहीं आता कि भाई अब जो है, जो लोग हैं, जो विरोध करने वाले लोग थे, तो वो इस मुद्दे पे नहीं बोलते, नहीं उनके बारे में ऐसा क्यों कहा, तो उसके लिए तो जिक्र चाहिए ना। तो उन्होंने कहा, तो ये संगठित शक्ति का मामला है। तो ये इतने सारे कार्यक्रम पूरे भारत में चल रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। अब इसमें जो एक बात मुझे लग रहा है कि कार्यक्रम बड़े लेवल पे चल रहे हैं, तो हमने मतलब बामसेप के कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रश्न है कि हम लोगों ने जरूर इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि जितने हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या उसी अनुपात में हमें कार्यकर्ता भी मिल रहे हैं? ये एक गंभीर प्रश्न है। देखिए, कार्यक्रम कर रहे हैं हम, फंडिंग ले रहे हैं और उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं, लोगों में विचार जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण तो ये है कि उस कार्यक्रम से हमें कार्यकर्ता मिले, और कार्यकर्ता जो मिल रहे हैं तो मिले, तो उसका हमें रेशो का गुना भाग करना पड़ेगा, रेशो समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एक कार्यक्रम किया, तो एक कार्यक्रम में हमें 1 कार्यकर्ता मिला, तो 5 कार्यक्रम में 5 कार्यकर्ता मिलने चाहिए, 10 कार्यक्रम में 10 कार्यकर्ता मिलने चाहिए। तो ये हो गया रेशो कि 1 कार्यक्रम पर 1 कार्यकर्ता। अब मान लीजिए हमने 10 कार्यक्रम किए और 7 कार्यकर्ता मिल रहे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो कम हो गया रेशो। या जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक कार्यक्रम से हमें कम से कम 10 कार्यकर्ता मिले, तो 10 कार्यक्रम से 100 होने चाहिए, लेकिन 100 की जगह वो 85 ही हो रहे हैं। तो हमने वो उस रेशो को समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए, कार्यक्रम लगाना, ये तो बमबारी करना, वो सब तो ठीक है, वो ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण है, वो विचार लोगों तक जाते हैं, लेकिन आपने विचार लोगों तक दिया और उस विचार से प्रभावित लोगों को कार्यकर्ता में अगर हम रूपांतरित नहीं कर पाए, तो फिर हमारा कार्यक्रम तो फिर तो इतने कार्यक्रम लगाने का कोई मतलब नहीं। मेश्राम साहब को 1-1, 2-2 लाख, 5 लाख जो भी हम देते हैं, उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि केवल पैसा ही तो टारगेट है नहीं। तो कार्यकर्ता उस रेशो में निकल रहेगा, इसके ऊपर भी हम लोगों ने जरूर ध्यान देना चाहिए। तो जहां तक मुझे लगता है कि कार्यकर्ता तो निकल रहे हैं, काफी संख्या में निकल रहे हैं, यानी आ रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन कुछ बातों का हमने भी ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान ये रखना चाहिए कि देखिए, कोई भी नया व्यक्ति जो है, वो जब आपका विचार सुनता है, तो विचारों से प्रभावित तो होता है, लेकिन आपके व्यवहार को देखकर फिर वो आपके साथ जुड़ता है, कार्यकर्ता बनता है। तो महत्वपूर्ण बात जो बता रहा हूं कि विचार हमने बहुत अच्छा, महान विचार दे दिया, बड़ा विचार दे दिया, लेकिन हमारे अंदर अगर व्यवहारिकता नहीं है, सामने वाले के साथ अपनापन और जुड़ाव करने का अगर हमारे अंदर वो गुण नहीं है कि जिससे अपनापन पैदा हो, तो वो जुड़कर कार्यकर्ता के रूप में काम करेगा, ऐसा मुश्किल है। वो आपके विचार को अच्छा मानेगा, आपकी तारीफ करेगा, आप घर पे आएंगे, आपको 500 रुपये, 1000 रुपये दे देगा, हो गया। तो लोगों को कार्यकर्ता बनाने के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपने व्यवहार के ऊपर खुद ही अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि वाकई में मेरे व्यवहार से कार्यकर्ताओं का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका तो एक तरीका ये है कि मैंने अपने जीवन में कितने कार्यकर्ता बनाए, इसका तो एक तरीका ये है। लेकिन मान लो आपने अगर नहीं भी बनाए, तो इससे नेगेटिव वाली कोई बात नहीं है, हम अपने व्यवहार में सुधार करके कार्यकर्ता बना सकते हैं। आज के समय में तो आसानी से वो काम हो सकता है। तो हमें अपने व्यवहार के ऊपर नियंत्रण करना होगा, और अपना जो व्यवहार है वो इस उद्देश्य के लिए लगाना होगा कि हमें सामने वाले को कार्यकर्ता में रूपांतरित करना है। अगर उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपनी बोली भाषा का उपयोग करते हैं, तो फिर आपके व्यवहार में वो झलकेगा, वो दिखेगा कि आप एक कार्यकर्ता का निर्माण करने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, लोगों के पास जाना, पॉम्पलेट देना और उनसे फंडिंग लेना, तो ये तो हो जाएगा, कोई कम देगा, कोई ज्यादा देगा। अगर कोई व्यक्ति है, उसके यहाँ अगर आप 3 बार जाते हो तो 1 बार तो देगा। ये बहुत
लोग ऐसे होते कि जो एक बार में जाने पर नहीं देते, 3 बार 4 बार जाओ तो फिर वो सोचते कि यार इतनी बार आई चलो दे दो। तो वो तो अलग मैटर है, लेकिन कार्यकर्ता बनाना ये एकदम डिफरेंट मैटर है। पर्चा ले जाना और फंडिंग करना वो एक अलग सेक्टर है समाज में काम करने का, और किसी व्यक्ति को कार्यकर्ता में रूपांतरित करना वो एक अलग सेक्टर है समाज काम करने का। तो उसके लिए अलग क्वालिटीज चाहिए और फंडिंग निकालने के लिए अलग क्वालिटीज चाहिए। कुछ बातें समान हो सकती है लेकिन उनकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तो उसके लिए व्यवहार में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। और जब हम ये करने की दिशा में जब हम सोचते हैं तो आप देखिएगा कि अगर आप मीटिंग भी लगाते हैं ना, तो मीटिंग में अगर 25 लोग हैं तो उस 25 में से 15 लोग कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कार्यकर्ता के रूप में काम करना चालू कर देते हैं। कब? आपके व्यवहार को देख के। कई जगह मीटिंग जो है वो 100-200 लोगों की होती है, लेकिन उसमें से 5 ही कार्यकर्ता बन पाते हैं। तो जो लोकल जो फील्ड में जो काम करने वाले हमारे संगठन के कार्यकर्ता है, तो वो अगर सामने वाले को कार्यकर्ता बनाने के उद्देश्य से वैसा व्यवहार अगर करते हैं, जब बामसेप के क्षेत्र में जब काम करते तब उस व्यवहार को लागू करने की बात कर रहा हूँ। बाकी आपका पर्सनल लाइफ में क्या व्यवहार है, प्रोफेशनल में क्या है, उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन जब बामसेप का काम करेंगे और हम इस उद्देश्य के लिए करेंगे कि हमें कार्यकर्ता का निर्माण करना है, तो फिर बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो एक तो ये कार्यकर्ता के ऊपर निर्भर करता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब ये जो बात आई है, मैंने कहा ना रेंडमली बात करते करते भी कोई बात निकलेगी, तो इसको ध्यान में रखते हुए कि हमने किसी नए व्यक्ति को विचारधारा से जोड़ना और फिर उसके बाद उसे कार्यकर्ता में रूपांतरित करने के लिए जो काम करना चाहिए, इसके ऊपर ही बौद्ध साहित्य है। लोग बौद्ध साहित्य को किस नजर से देखते हैं पता नहीं, लेकिन मुझे जहां तक बौद्ध साहित्य दिखाई देता है वो कार्यकर्ता का निर्माण करने वाला या संघ, भिक्षु संघ को ध्यान में रखते हुए बौद्ध साहित्य का 70 से 80% भाग तो भिक्षु संघ को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है, जहां तक है मुझे ऐसा लगता है। तो मैं जो है मिलिंद प्रश्न पढ़ रहा था, तो उस मिलिंद प्रश्न में सबसे आखिरी में उपमा करके एक चैप्टर है, तो उसमें राजा मिलिंद, अब ये बामसेप के कार्यकर्ता कैसे जुड़ा है वो बता रहा हूँ। तो उस मिलिंद प्रश्न में राजा मिलिंद भंते नागसेन से प्रश्न पूछते हैं कि एक भिक्षु को अरहत बनने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो ये अरहत बनने का मतलब आपके अंदर कार्यकर्ताओं के गुणों का, कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, उसके गुणों का विकास करने की योग्यता आपके अंदर आ जाती है, वो है अरहत। तो मिलिंद राजा पूछते हैं कि भिक्षु को अरहत बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो भिक्षु नागसेन कहते हैं कि एक भिक्षु को अरहत में रूपांतरित करने के लिए या बदलने के लिए या अपना जो है डेवलप करने के लिए भिक्षु के अंदर 104 प्रकार के गुण होने चाहिए, और उसे उन्होंने उपमा करके टाइटल दिया है, यानी उदाहरण से समझने में ज़्यादा आसानी होती है तो उपमा दी गई। उपमा यानी उदाहरण कि उसके समान आपके अंदर ये गुण होने चाहिए। अब वो 104 गुण भंते नागसेन ने बताए थे। तो किसके लिए बताया? भिक्षु के लिए। भिक्षु क्या करता है? समाज में विचारधारा का प्रचार करता है। बामसेप के कार्यकर्ता क्या करते हैं? विचारधारा का प्रचार करते हैं। तो उसके लिए 104 गुण होने चाहिए। तो मैं जो है वो 104 गुणों के ऊपर अलग ही सीरीज शुरू करूंगा। वो 104 गुण उस किताब में उपलब्ध नहीं है, शायद पुराना जो भी साहित्य होगा जहाँ से रेफरेंस लिया गया वो उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन 64 या 67 गुण उसमें उपलब्ध है। तो उसके ऊपर एक अलग से मैं बनाऊंगा, तो उसे भी आप सुनिएगा। तो कुल मिला के ये है कि बामसेप के कार्यक्रम पूरे भारत में बड़े पैमाने पर चल रहे थे, और हम लोग जो है विचारधारा के आधार पर लड़ाई लड़ रहे हैं और सड़कों पे भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेश्राम साहब उधर वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में भी लगाए हुए हैं। लेकिन इस सारे इसमें हमारा जो मेन लक्ष्य है वो है कार्यकर्ताओं का निर्माण लगातार होते रहना चाहिए। तो उसके ऊपर हमने जरूर ध्यान देना चाहिए। इतनी बात मैं करना चाहता था आज, बिना टॉपिक के, बिना इसके बात हुई, एक साधारण सी चर्चा हुई है। तो सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय निवासी।